Good evening, everyone. Is I'm audible? Yes, sir. Fine. So I think today we can start our new chapter. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the new chapter is Newton's law of motion. Newton's law of motion. तो न्यूटन भाई साहब ने बहुत तंग कर रखा है हमें। पहले चैप्टर में भी उन्होंने तंग किया है, अब दूसरे वाले चैप्टर में भी वही तंग करेंगे। थोड़े ज्यादा तंग करेंगे हमें जीवन भर, जब तक हम पढ़ाई करेंगे हमारी। ठीक है। तो अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जब हम बात कर रहे थे, अभी तक हम क्या कह रहे थे? अभी तक हमने बात करी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा? Yes, sir. Okay. Now, very good. Now the problem starts. The problem where starts is कि अच्छा ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन ये प्रोड्यूस हो कैसे सर? ये क्योंकि हमने क्या कहा था कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन कर रहा है? सर आपकी वॉइस फ्रीज हो जा तो रही है समझ बार गया बार। कि एक्चुअली एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस सर करता आपकी है, आवाज बीच बीच में रुक के आ रही। बार बार और से Yes, पीछे sir. से एक बैकग्राउंड सेकेंड, नॉइस है थोड़ी सी। अभी बैकग्राउंड में तो नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो वो बंदी है। बट लेट इट बी। अभी ठीक है थोड़ा आवाज? Yes, sir. यस सर अब ठीक है। चलो बाकी बता देना, तो कोई बात नहीं। चलो, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, सो अब प्रॉब्लम ये थी कि एक्सेलरेशन को एक्चुअली प्रोड्यूस कौन करता है। ठीक है। तो इससे पहले अब क्या सोचा जाता था, सबसे पहले और चीजें देख लेते हैं। मतलब ये चीज होने के बाद तो पता ही था कि क्या हो रहा है, लेकिन लेट इट बी, वी नीड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। तो जनरली जब हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि बेटा, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो जब तक मैं उसको हिलाऊंगा नहीं, इसका मतलब है जब तक मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, तब तक वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अब हुआ क्या कि जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, तब तक अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, तो ये बॉडी मोशन में नहीं आएगी। ये चीज हमें समझ में आती थी, शुरुआत से समझ में आती। अब हुआ क्या, अब जनरली जब हम देखते हैं तो हमने क्या देखा कि मान लो अगर मैंने एक बॉल ली, उसको मैंने फेंका, तो मैं देखता हूं कि थोड़ी दूर जाके वो रुक जाती है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. तो राइट, इसका मतलब सिमिलरली अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं आपको साइकिल का एग्जांपल दूं, तो अगर हम एक साइकिल ले लें, साइकिल तो पता नहीं मेरे से बनेगी नहीं बनेगी, कुछ और ना बन जाए, लेकिन लेट इट बी, ट्राई कर लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं बेटा, ये साइकिल अगर हमने ली और हम यहाँ साइकिल पे बैठ के पैडल कर रहे हैं, पता नहीं कैसे बैठे हैं, हाँ ऐसे बैठे हैं, ओके राइट। तो ये साइकिल पे हम पैडल कर रहे हैं, तो होगा क्या कि ये साइकिल पे मान लो हमने बहुत तेज पैडल की है और एक वी वेलोसिटी से चलने लग गया, मैंने पैडल करना बंद कर दिया, तो अब हुआ क्या, यहाँ पे आके वो कुछ दूर जाके वो रुक जाएगी। क्या ये भी सबको समझ में आता है? Yes, यस sir. सर। Yes, दोनों sir. केसेस दोनों बिल्कुल सेम है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से मुझे चलना पड़ेगा, तो मुझे रेगुलर फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. यस भाई सर। मुझे रेगुलर पैडल मारने पड़ेंगे, मतलब मुझे रेगुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगी। तो इसका मतलब उससे अब जो साइंटिस्ट के पास प्रॉब्लम थी वो ये थी क्या, कि वो क्या कर रहे थे कि फोर्स को किसके साथ रिलेट कर रहे थे? वेलोसिटी के साथ। क्या सबको इतनी चीज समझ में आती है? Yes, यस sir. सर। नाउ राइट, नाउ अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें समझ में आई, तो फिर आया एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गैलीलियो। अब इन गैलीलियो साइंटिस्ट गैलीली। ने क्या कहा, इन्होंने दो चीजें देखी एक्चुअली। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, जिसमें उन्होंने क्या कहा, यहाँ से मान लो एक बॉल थी, उसको यहाँ से छोड़ा गया और इस तरीके से उसने ऐसे, ध्यान से सुनिएगा। तो अब बॉल क्या हुआ, उसने जब बॉल को ऊपर से छोड़ा बेटा,
जस्ट छोड़ दिया तो उसने देखा बॉल नीचे की तरफ आती है। क्या ये चीज तो सबको समझ में आती है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. जब नीचे की तरफ आई ना तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज होने लग गई। और ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप पुल के ऊपर हो, साइकिल वाइकल अगर चला रहे हो, तो अगर आप कुछ पैडल ना भी मारो तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती है। क्या सबने महसूस किया है ऐसा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. राइट। तो वेलोसिटी बढ़ी। उसने अब क्या किया, आगे की तरफ एक और स्लोप लगा दिया, लेकिन ऊपर की तरफ। अब उसने क्या देखा, अच्छा अब ऊपर जाते जाते जो बॉल थी वो आके रुक गई। अब रुक गई इसका मतलब जो ऊपर जा रही होगी तो वेलोसिटी कम हो रही होगी। क्या सबको ये दोनों चीजें समझ में आती हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब हुआ क्या, मतलब अगर बॉल नीचे जा रही थी तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, अगर वेलोसिटी ऊपर जा रही है, सॉरी, और बॉल ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी कम होती जा रही है। अच्छा, उसने फिर और सोचा। उसने कहा अच्छा अगर मैं इसको और आगे ऐसे बढ़ा दूं, तो उसने क्या देखा कि जो बॉल है वो और आगे तक गई, लगभग उसी हाइट तक। क्योंकि उसने कोशिश करी कि इस सरफेस को फ्रिक्शन जितना कम हो उतना कर पाए, तो थोड़ा सा तो नीचे हुआ लेकिन लगभग उस हाइट पे पहुंच गई। अच्छा, फिर उसने क्या किया, उसने और इसका स्लोप थोड़ा कम कर दिया। क्या सभी को दिख रहा है कि बेटा उस जो लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है वो बढ़ती चली जा रही है? पहले कम लेंथ थी, फिर ज्यादा हुई, फिर ज्यादा हुई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी को अब वो कर क्या रहा है कि बॉल एक्चुअली चाह रही है अब ध्यान से सुनना। इस वाले केस में क्या हुआ है कि बॉल जब नीचे जाती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ऊपर जाती है तो वेलोसिटी बढ़ती है। और जितना उसका स्लोप कम भी करते गए, लेकिन वो वेलोसिटी तब भी कम होती तो जा रही है, लेकिन उतनी दूर तक जा रही है। तो इसने क्या कहा कि जो बॉल है जिस हाइट से चलेगी उसी हाइट को रीच करना चाहती है। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? बॉल जिस Yes, हाइट sir. से Yes, चली, sir. जब वो नीचे Yes, sir. आई तो एक्चुअली वो तब तक चलेगी जब तक कि उसकी हाइट वो अचीव नहीं हो जाती। जैसे ही वो उसके आसपास अचीव होती है तो उसकी वेलोसिटी अपने आप जीरो हो जाती है। इससे क्या रिलेशन आया, उससे उसने और एक चीज और सोची कि मान लो अगर मैं इसको सीधा कर देता इस तरीके से, तो आपको समझ में आता है कि बेटा ये बॉल तो चलती चली जाती है हमेशा के लिए, कभी रुकती ही नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी को ये चीज समझ में आती है? क्योंकि हाइट तो अचीव हुई नहीं, Yes, वो sir. तब तक चलती रहेगी जब तक ये वाली हाइट अचीव नहीं हो जाती। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये वाली जो चीज थी ना, इसको आप ऐसा लगा लो कि कम से कम 500-600 साल लग गए सोचने में। अब हुआ क्या, इससे क्या समझ में आया हमें कि इससे हमने दो चीजें देखी। एक पहली चीज तो क्या बेटा, एक होती है नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट, इस एक्सपेरिमेंट से पहले हमें क्या लगता था, नेचुरल स्टेट मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें बॉडी बिल्कुल वैसे ही रहेगी जब तक कि कोई हम बाहर से फोर्स ना लगा दें। तो हमने क्या कहा, ये जो नेचुरल स्टेट है, ये अर्लियर जो हमने कहा था वो रेस्ट होती थी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है कि भाई एक Yes, sir. बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है आराम से, आपके Yes, घर में कोई भी आपकी एक वॉच है, कुछ भी है, वो अगर रखा हुआ है तो जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो उस पोजीशन से कहीं और नहीं जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कहा गया कि एक्चुअली दो टाइप की नेचुरल स्टेट होती हैं, एक होता है रेस्ट और दूसरा होता है दूसरा होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है और वो एक डायरेक्शन में चल रही है, तो वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि अगर हम हैं यूनिवर्स, मतलब अगर हम हमारे अर्थ से बाहर हैं, हम अर्थ से बाहर हैं और मैंने एक बॉल को हिट किया अपने बैट से और मैं अर्थ के बाहर हूं, तो वो बॉल हमेशा चलती रहेगी, वो कभी रुकेगी ही नहीं। अर्थ पे ऐसा नहीं होता। क्यों? अर्थ पे घास होती है, अर्थ पे फ्रिक्शन होता है। तो तब हमें समझ में आया कि ये जो ऊपर वाली चीजें जो थी, ये एक्चुअली इसलिए रुकती थी क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही एक फोर्स लग रहा होता था। तो अब अगर मैंने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया तो ये फोर्स इसको रोक देगा आगे जाके। सेम फॉर बॉल, सेम फॉर साइकिल। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Sir. Yes, sir. हाँ बेटा। सर अभी आपने बताया कि एक ऑब्जेक्ट, पहले मानते थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट में फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो रेस्ट माना जाएगा, लेकिन सर नहीं। अगर उसको हमने हम्म, हम्म, हम्म,
सर अगर हमने उसमें सर फोर्स लगाया सर, आपने बताया नेचुरल फोर्स, तो सर हमने नेचुरल उसे एक स्टेट, बार सर, नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेट। यस सर, उसमें सर आपने दो बताए ना, रेस्ट और नेचुरल। हाँ नहीं, नेचुरल स्टेट एक्चुअली दो टाइप की होती हैं। पहले ये कंसीडर किया जाता था कि रेस्ट सिर्फ होती है नेचुरल स्टेट, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद समझ में आया कि एक्चुअली यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल जाती। अब पूछो दोबारा। नहीं सर, आंसर मिल गया। अब ध्यान से सुनिएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, इस वेलोसिटी में अब हमने दो चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने, एक पढ़ा था मैग्नीट्यूड और एक पढ़ा था मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड की बात कर रहा हूं, और दूसरा हमने डायरेक्शन। क्या यही पढ़ा था हम लोगों ने, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर थी। यस सर। यस सर। इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड से सीधा चल रहा है, तो जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर ये बॉल है और ये बॉल है, मैंने फेंका और थोड़ी दूर बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, और इसी फोर्स को बाद में हमने फ्रिक्शन बोला। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। और सिमिलरली साइकिल पे भी Yes, ये sir. फ्रिक्शन ही लग रहा था जिसकी वजह से ये आगे जाके रुक जाती थी। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, तभी उसने वेलोसिटी चेंज करी थी। इसका मतलब अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फोर्स लग रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, लेकिन वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे कि पहले की वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ये हम गलत सोच रहे थे। एक्चुअल में क्या रिलेशन है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, क्या वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है? यस सर। तो इसका मतलब जो फोर्स Yes, है sir. वो एक्सेलरेशन के साथ रिलेटेड है। क्या सबको यहां तक समझ में आया पहली चीज? नो यस सर। सर। बेटा क्या दिक्कत आई आपको, बताओ मुझे, क्वेश्चन पूछो। सर ये अभी वाली चीज समझ में नहीं आई सर, फोर्स और एक्सेलरेशन। ओके बेटा, मैंने अभी क्या बोला कि जब तक वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी अपनी सेम रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। वेलोसिटी चेंज कब होगी? जब कोई फोर्स अप्लाई होगा। अब वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो क्या चेंज इन वेलोसिटी अगर होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यस सर। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब फोर्स हो रहा होगा। क्या ये आप समझ में आया? यस सर। इसीलिए मैंने कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। क्या यहां तक सभी को क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके Yes, तो sir. अब वेरी गुड। अब ध्यान से देखिएगा। तो नेचुरल स्टेट हमें दो पता लगी, एक होती है रेस्ट और दूसरी होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वापस से मैं अपना स्टार्टिंग से दोबारा एक ये चीज बताता हूं क्या हुआ। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हम जो पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर कौन रहा था ये हमें नहीं पता था। उसके बाद हमें फिर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं कि वो एक्चुअली जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है। तो इसमें पहले Yes, बेसिक sir. चीज हमें इसका समझ में बहुत आनी पता चाहिए लग कि नेचुरल स्टेट क्या होती है। तो हमने ये देखा कि दो टाइप की नेचुरल स्टेट होती हैं, एक होता है रेस्ट और एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो जिंदगी भर रेस्ट पे रहेगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। सिमिलरली अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो जिंदगी भर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब दो टाइप की नेचुरल स्टेट हो गई, एक रेस्ट और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. सभी को क्लियर है बेटा ये? यस सर। यस सर। ओके। इसके ऊपर मैं वापस से दोबारा इसी क्वेश्चन के ऊपर वापस से आऊंगा। अब हुआ क्या, ध्यान से देखना। अब क्या बोला गया कि अच्छा इसी चीज से, क्योंकि देखो जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा तब तक ये बॉडी अपनी नेचुरल स्टेट चेंज नहीं कर रही। अब नेचुरल स्टेट चेंज नहीं कर रही, इससे एक प्रॉपर्टी आई इनर्शिया। इनर्शिया की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे रहना चाहता है। तो एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज
wants to remain at rest or uniform motion. An object always wants to remain at rest or uniform motion unless an external force is applied to it. क्या जो मैं अभी तक बता रहा था वही चीज में दोबारा लिख दी है मैंने? यस सर। यस सर। और Yes, sir. इस चीज को एक्चुअली हमने प्रॉपर्टी बोल दिया और इस प्रॉपर्टी को हमने बोला इनर्शिया अप्लाइड टू। Yes, sir. अब ध्यान से देखना, अब इनर्शिया तो हो गया कि क्या एक प्रॉपर्टी है, आसान भाषा में इसको आलसी कहते हैं, आलस्य कह दो इसको आसान भाषा में। तो आलस्य क्या है कि भाई आदमी ना आलस्य में इनर्शिया में रहना चाहता है। जो जैसी चीज चल रही है, अगर आपकी बॉडी चल रही है तो आपकी बॉडी चलती रहना चाहेगी, अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो आपकी बॉडी रेस्ट पे रहना चाहेगी। वो बात अलग है, एक्चुअली हमारी एनर्जी इस्तेमाल होती है तो जब हम रेगुलर काम करते रहते हैं तो हमें रेस्ट चाहिए होता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन अभी मैं जो एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो ये उसकी एक्चुअली ये प्रॉपर्टी होगी। जैसे अगर एक ट्रक चल रहा है तो जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमने किसी भी चीज पे एक्चुअली फ्रिक्शन लग रहा है ताकि अगर हम मतलब कुछ ना भी करें तो ऑटोमेटिकली चीजें रुक जाती हैं। सेम एज फॉर फैन, कि फैन अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। तो क्यों रुकेगा? क्योंकि फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। क्या सबको यहाँ तक समझ में आता है? यस सर। ओके, नाउ अब जब इनर्शिया आया तो इनर्शिया के साथ एक्चुअली अब इसकी 3 टाइप भी आए, जिसे कहा गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे भी मैंने क्या बोला कि भाई रेस्ट पे अगर हो तो भाई रेस्ट से अगर चेंज कर रहे होंगे तो हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी हिसाब से अगर बॉडी चल रही है और उसको रोका गया, ठीक है, तो तब जो चीज आएगी उसे कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। और एक होता है बॉडी चल रही है और मैंने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, क्योंकि आपको याद है वेलोसिटी के अंदर अभी जो हमने ये तीनों चीजें पढ़ी, देखो नेचुरल। Yes, sir. क्या हुआ बेटा? आवाज में दिक्कत आई क्या? सर हाँ बोले। सर इनर्शिया पॉइंट सर एक और बार समझा, समझ नहीं आया। ओके बेटा, हमने क्या बोला अभी, मैंने क्या बताया आपको कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगेगी तब तक वो अपनी नेचुरल स्टेट चेंज नहीं करेगा। और उसकी नेचुरल स्टेट क्या है? रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ तक समझ में आता है बेटा? यस सर। अब इसी चीज को उसने प्रॉपर्टी बता दिया, इसी चीज को हमने एक प्रॉपर्टी बना दिया कि इनर्शिया क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है कि जब तक उस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तब तक वो अपनी नेचुरल स्टेट को चेंज नहीं करता। क्या अभी चीज समझ में आई है? यस सर। अब इसी में अब हमने क्या देखा, देखो अब मैंने आपको क्या बोला, अब इसमें जो हमने देखा कि नेचुरल स्टेट क्या है, एक है रेस्ट और एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या सबको ये चीज समझ में आई है अभी तक? Yes, sir. यस सर। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर भी एक्चुअली 2 चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। तो अब ध्यान से देखना, इन्हीं तीनों के साथ रिलेट कर दिया। तो एक मैंने बोला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा बोला इनर्शिया ऑफ मोशन, ये मैग्नीट्यूड के साथ रिलेट करेगा, और अगला आएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या अभी चीज समझ में आई है सभी को बेटा? यस सर। यस सर। तो इन्हीं 3 की प्रॉपर्टी को लेके हमने 3 टाइप की इनर्शिया बना दी। अब ध्यान से सुनना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि एक बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगी, एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। अभी इसको जरा मिटा देता हूँ, एक सेकंड, लिंकेज को मिटा रहा हूँ बस। ओके, देन आई जस्ट पुटिंग दिस थिंग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं क्या कहा मैंने कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा, सॉरी कॉपी कर देते, राइट, ध्यान से देखिएगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हुआ, एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट, बस इसमें रेस्ट आ जाएगा, इसमें यूनिफॉर्म मोशन नहीं आएगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। तो इसी चीज को हमने क्या कह दिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, इसी तरीके से
अगर मैं कहूँ इनर्शिया ऑफ मोशन, एक सेकेंड, इनर्शिया ऑफ मोशन की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो इसमें क्या हो जाएगा कि an object always try to remain और छोटा कर लेते हैं, remain right, ध्यान से देखना। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, an object always wants to move with constant speed unless an external force is applied to it। क्या सबको समझ में आया? कांस्टेंट स्पीड मतलब एक स्ट्रेट स्पीड में चलता रहेगा, रहना चाहता है। एक जैसे 10 मीटर पर सेकंड से अगर वो चल रहा है तो वो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलना चाहेगा। क्या सभी को क्लियर है? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। सभी को क्लियर आई है बेटा? ये चीज समझ में आई है? ओके, अब राइट, अच्छा मैं जरा इसको और हटा देता हूँ, एक सेकंड और। ओके, नाउ अगर अब मैं इसको एक और ले लूं, ध्यान से देखिएगा। अब इसके अंदर अगर मैं क्या कहता हूं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा? इन ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज वांट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। आई जस्ट स्मॉल इट अप। एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज वांट टू मूव, always want to, always, this is always want to move in a straight line, in a straight line unless an external force is applied to it। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है, तीनों चीजें? Yes, sir. अब आप ये तीनों चीजें ना, जब आप बस में बैठते हैं, सभी बस में बैठे हैं कभी जीवन में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस में या गाड़ी में? बस में बैठे हो तो शायद ज्यादा आराम से फील किया होगा। देखो, जैसे ही बस चलती है, एग्जांपल, जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। राइट, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही आप बस में बैठे, बस जैसे आप यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे करें, आप यहाँ बैठे हैं फॉर एग्जांपल, आप यहाँ बैठे हैं, जैसे ही बस चलती है आगे की तरफ तो आप लोग पीछे की तरफ जाते हैं। क्या सब किसी ने महसूस किया है? Yes, sir. ये कार में भी आपके साथ Yes, हुआ होगा sir. और बस में भी हुआ होगा। Yes, sir. तो बेटा अब इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना। अब इसमें हुआ क्या, अगर मैं इसमें फोकस करूं इसके ऊपर, तो देखो जो गाड़ी है ना वो आगे की तरफ मूव करी, दिस कार वांट्स टू मूव फॉरवर्ड। ये गाड़ी आगे की तरफ मूव करी तो आप ये जो सीट है, राइट, ये सीट भी आगे की तरफ जाएगी। नीचे वाला पार्ट आप ऐसा लगा लो, बस तो पूरी आगे जाएगी, तो पूरी बस आगे जाएगी। अब एक्चुअल क्या है, आपका जो लोअर पार्ट है वो एक्चुअली सीट के साथ अटैच्ड है, क्योंकि आप खड़े बैठे हुए हो। तो आप बैठे हुए हो तो आपका जो लोअर पार्ट है वो भी आगे जाएगा विद योर लेग्स, लेकिन जो आपका अपर पार्ट है वो कनेक्टेड नहीं है कहीं पे। तो जैसे ही कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आपको पीछे की तरफ फील होता है, पीछे की तरफ आप गिरे हो। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. तो इसमें हुआ क्या कि आपकी जो अपर बॉडी है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, आपकी अपर बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है, लेकिन लोअर बॉडी मोशन में आ गई, तो इसीलिए आप इस तरफ से पीछे की तरफ गिरते हैं। इसी को, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि आपकी अपर बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है, इसलिए हम कहते हैं इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? सर पैर मोशन में कैसे? बेटा आप इसके साथ अटैच्ड हो ना, मतलब पैर वैसे तो मोशन में नहीं है, लेकिन आपका लोअर पार्ट जो है वो सीट के साथ कनेक्टेड रहता है ना। यस सर। इसलिए बस मैंने बोला वैसे मोशन में नहीं है, लेकिन एक्चुअली गाड़ी के साथ है तो गाड़ी के साथ ही आगे चलेगा, ऊपर वाली बॉडी के साथ कुछ अटैच नहीं है ना, इसलिए। क्या क्लियर है ये चीज? यस सर। अच्छा, इसी को सेम एग्जांपल को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए आप इस तरीके से आप दौड़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अचानक से आपके पैर के नीचे केला आ जाए। नहीं, ऐसे भी नहीं, नॉर्मल चल भी रहे हो, नॉर्मल चल रहे हो, चल भी नहीं रहे, बस पहला ही कदम उठाया मान लो और पैर के नीचे केला आ गया, तो आप लोग ऐसे हवा में, टांगे ऐसे हवा में जाती हैं और आप नीचे की तरफ बैठ जाते हो। क्या ऐसा ही कुछ होता है? सर कभी एक सेकंड रुको, मैं जरा इसको थोड़ा और ढंग से बना रहा हूँ। What I was saying is कि मान लो आप लोग जस्ट आपने अभी चलना शुरू किया, आपके पैर के नीचे कुछ
जनरली आपने देखा होगा कभी कोई फिसला हो अगर किसी चीज के ऊपर, खड़े खड़े भी लोग फिसल जाते हैं, देखा है कि थोड़ा सा एक कदम रखा कुछ फिसलन हुआ तो तभी फिसल गए। यस तो सर। उसमें होता क्या है, जो ऊपर वाली बॉडी होती है वो रेस्ट पे होती है, पैर मोशन में आता है, तो पैर मोशन में आता है तो पैर तो आगे की तरफ गया है, पीछे की तरफ गया, और आप लोग बिल्कुल नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी तो रेस्ट पे है तो वो सीधा नीचे आएगी। क्या सभी को समझ में आया मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ इसमें? नो सर। ओके नहीं आया, चलो ओके कोई बात नहीं, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा क्या सभी ने देखा है कि अगर एक पेड़ लें, अगर हम इस तरह से पेड़ ले लें और इसके ऊपर यहाँ पे कोई फल लगा हो, तो जनरली आप क्या करते हैं, जो डाली होती है जिससे फल अटैच होता है, आप उस डाली को हिलाते हैं तो फल नीचे गिर जाता है। किसी ने महसूस किया ये वाला चीज? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब इसमें होता क्या है बेटा कि जब ये डाली से जब हमने डाली को हिलाया तो डाली तो आ गई मोशन में, इट स्टार्ट्स टू मूव, लेकिन ये जो एप्पल है या कुछ भी है, ये चाहता है कि ये क्या किसमें रहे, रेस्ट में, क्योंकि अब ये अटैच किससे होता है, कुछ इस तरीके से अटैच होगा। अगर हम सेब की बात करें तो कुछ ऐसे कुछ ऐसा अटैच होगा, सेब तो नहीं लग रहा, जो भी लग रहा होगा। अब ये हमारी डाली है, तो जब मैंने इस डाली को हिलाया तो ये ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहना चाहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगता है, जिसकी वजह से टूट जाता है। क्या सबको चीज समझ में आई है? तो इस वाले एग्जाम्पल को भी हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहना चाहता है, इसीलिए टूटता है। अगर मोशन में रहना चाहता तो डाली के साथ ही मूव करता रहता, आप लोग कुछ नहीं, उसे कितना भी हिलाते रहते तो वो टूटता नहीं। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। अच्छा सेम आप चीज क्या और किस पे देखते हो? अगर आप लोग कारपेट लो, एक आपका घर के अंदर जो कारपेट है सुबह से रखा हुआ है शाम तक और अगले दिन तक भी, और सुबह सुबह जब आप उस पे ये डंडी से अगर इसके ऊपर मारते हो तो आपने देखा है जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिरती हैं। जैसे ही आपने मारा Yes, sir. तो इसमें से डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं। तो देखो इसमें हुआ क्या, जैसे ही आपने इसके ऊपर मारा ये मोशन में आ गया, ये मोशन में आके पीछे चला गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स थे अंदर वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। क्या सभी को एग्जांपल समझ में आ गए इनर्शिया ऑफ रेस्ट? No, sir. यस सर। ओके अब इनर्शिया ऑफ मोशन देखो। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन में बेटा आप लोग क्या देख पाएंगे कि इनर्शिया ऑफ मोशन में अगर ये गाड़ी चल रही थी, ठीक है, ये गाड़ी चल रही है और अचानक इसने ब्रेक मार दिए, तो आप लोगों को पता देखा है कि आप आगे की तरफ जाते हो? यस सर। सभी ने sir. महसूस किया ये गाड़ी के अंदर भी हुआ होगा, Yes. बस में भी हुआ होगा आप लोगों के साथ। अब इसमें हुआ Yes, क्या, sir. वापस से वही सेम लॉजिक आता है क्या कि देखो जब गाड़ी चल रही थी तो हमारी बॉडी भी साथ में चल रही है, अपर बॉडी और लोअर बॉडी, क्योंकि अब तो सब मतलब मेंटेन हो गया। तो अब क्या हुआ, हमारी बॉडी भी चल रही है, गाड़ी भी चल रही है। अब जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक मारी तो हमारा लोअर पार्ट जो गाड़ी के साथ अटैच था वो तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन अपर पार्ट तो कहीं से अटैच नहीं था, तो वो रेस्ट पे नहीं आया, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करेगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। इसीलिए कहते हैं इसको इनर्शिया ऑफ मोशन। इसीलिए आप लोग जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो आप लोगों को बोला जाता है सीट बेल्ट लगा के चलो। तो सीट बेल्ट से होगा क्या कि एक्चुअली आप गाड़ी के साथ अटैच्ड रहोगे कुछ हद तक, तो आप आगे की तरफ फॉल नहीं करोगे। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। सर एक और बार Okay. repeat कर दीजिए. एक और बार। अच्छा इसी का एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं ताकि थोड़ा और समझ में आए। अच्छा कभी आप चलती हुई चीज बस से उतरे हो बेटा? Yes, sir. तो सर, आपने उतरे तो महसूस नहीं। किया कि क्या हुआ बेटा? सर कैरी से उतरे तो नहीं है लेकिन देखा जरूर है। अच्छा अगर आपने देखा हो तो अगर बस इस तरफ चलती है तो जब हमें अगर चलती हुई बस से उतरना है तो आप इस डायरेक्शन में उतरते हो या पीछे की डायरेक्शन में उतरते हो? सर पीछे की डायरेक्शन में। बेटा तू मत उतरियो, कभी मत उतरियो बेटा तू ऐसे, ठीक है? मैं समझ गया तूने देखा ही देखा है। कभी किसी ने देखा बेटा अगर बस से उतर रहे होते हो तो आप उसी डायरेक्शन में कूदते हो जिस डायरेक्शन में बस चल रही होती है? Yes, sir. क्योंकि अगर पीछे की तरफ जाओगे तो एक्चुअली आपका मोमेंटम जो है, जो मतलब एक्चुअली जहां आप जा रहे हो एक्चुअली, क्योंकि बस चल रही है तो आप भी चल रहे हो, तो आप आगे की तरफ ही चल रहे हो।
तो अगर आप आगे की तरफ कूदोगे तो आपकी एक्चुअली मतलब अपने जो आपका एक्चुअली मोमेंटम चल रहा है उसको सपोर्ट करोगे। अगर आप पीछे की तरफ इस तरफ से गए तो आप एक्चुअली होगा क्या कि आपका मोशन तो आगे की तरफ है, आप इस तरफ गए तो आप पीछे की तरफ आपका सर लगेगा सीधा सीधा और आप सीधे गिर जाओगे। क्या सबको समझ में आई है ये वाली चीज? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। राइट। ओके, तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन का। बेटा अभी समझ में आ गया आपको या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. अच्छे से. अच्छे से ना। अब देखिए एक चीज और मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। रुकना, आपको अभी प्रेजेंट स्टॉप हो रहा है, मैं नहीं करा है, एक सेकंड रुकना। ओके, लेट्स सी। अच्छी सी फोटो मैंने देखी थी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। there was a picture of a truck, inertia of motion accident. सी, ये वाला फोटो देखो, सभी को फोटो दिख रहा है? मैं थोड़ा और जूम करके देखता हूँ अगर हो जाए तो। जस्ट ट्राई टू मेक इट अ लिटिल मोर जूम, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा ये ऐसी देख लो, सभी को दिख रही है अभी ये? यस सर। ध्यान से देखो इसमें हुआ क्या है। इसमें इस वाले केस में देखो हुआ क्या। जो ऑब्जेक्ट था वो एक्चुअली, मैं इसको उस पर लेके आता हूँ, ध्यान से देखना, रुकिएगा। शो डेस्कटॉप, राइट, ध्यान से देखेगा। तो इसमें हुआ क्या बेटा कि गाड़ी चल रही थी, इसको थोड़ा क्लिक करना पड़ेगा। Yes, sir. Sir, समझ गया. मैं समझ गया, आपको समझ में आ गया, लेकिन स्टिल मैं एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये गाड़ी इस तरीके से चल रही थी, अरे क्यों चल रही थी, ऐसे नहीं चल रही थी, ऐसे, राइट। तो आगे की तरफ चल रही थी। अब कोई सामने आ गया तो इसने क्या किया, ब्रेक मार दिया। अब अंदर देखो ये पूरा पत्थर रखा हुआ है, तो जब ये पूरा पत्थर रखा था तो ये पूरा पत्थर मोशन में था। जैसे ही ब्रेक मारा तो गाड़ी तो रुक गई, लेकिन ये पत्थर नहीं रुक पाया, तो ये पूरा पत्थर आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गया, जिसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? Yes, यस sir. सर। Sir. तो ये काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट था, मतलब मुझे दिखा था तो मुझे लगा कि काफी अच्छा आता है समझ में आने के लिए, काफी चीज अच्छी। ओके, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आई जस्ट मूव बैक टू आवर स्क्रीन अगेन, राइट। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन समझ में आ गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आ गया। अब एक होता है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन सेज कि अगर कभी आप किसी सर्कुलर पाथ पे हो और आपने टर्न लिया, तो क्या आपने महसूस किया है कि आप लोग भी उस जिस डायरेक्शन में टर्न लेते हैं एक्चुअली उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जाते हैं, Yes, sir. गिरते हैं? Sir, jerk लगता है. Yes, sir. क्या सभी ने महसूस किया है ऐसा बेटा? गाड़ी के अंदर जब भी कभी ऐसा हो, अचानक टर्न लेना पड़ा हो, तो आपको दूसरी तरफ फोर्स लगती है? मुझे Yes, सभी sir. की हाँ नहीं आई है। Yes, sir. ओके, तो अब इसमें हुआ क्या बेटा कि एक्चुअली हुआ क्या कि आप लोगों ने फोर्स, गाड़ी में फोर्स लगी दूसरी डायरेक्शन में जाने की, तो आपकी बॉडी, मतलब आपकी बॉडी क्या चाह रही थी कि भाई सीधी चले। जैसे अगर इस पॉइंट की बात करूं तो आपकी बॉडी चाह रही थी कि सीधी जाना चाहती थी इस तरीके से, लेकिन जैसे ही इसने टर्न लिया तो आपका लोअर पार्ट तो मतलब मुड़ गया, लेकिन जो अपर पार्ट था वो नहीं मुड़ा, इस जिसकी वजह से आपको इस तरीके से शिफ्ट महसूस होता है, क्योंकि आपकी अपर बॉडी जो है वो स्ट्रेट मूव करना चाहती है। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. यस सर। So, Yes, sir. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Sir, इसमें क्या कौन सी सब कोई चीज force क्लियर है? कुछ कह रहे हो बेटा? कौन सी फोर्स लगती कौन सी फोर्स लगती है? बेटा देखो सर्कुलर, अभी तो तुम बस इसको मान लो कि हमारा बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, फोर्स तो अलग चीजें हो जाती है, वो बाद में बताऊंगा कभी, वो अभी इससे रिलेट मत करो, कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है? अभी तो बस ऐसा मान लो कि आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, इसलिए वो बॉडी सीधी रहना चाहती है। अब जैसे ही टर्न लिया तो मतलब वो बॉडी मुड़ गई, मतलब वो बॉडी साथ तो वो बस भी मुड़ी, अपना लोअर पार्ट भी मुड़ा, लेकिन अपर पार्ट सीधा रहना चाहता था, इसलिए हमें वो टर्न महसूस होता है और हम दूसरी तरफ गिरते हैं। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आता है बेटा? यस सर। ओके, तो अब यहाँ तक हमने क्या क्या देख लिया। अब हमने यहाँ तक आने के बाद ध्यान से सुनिएगा,
हमने अभी तक क्या क्या सर- पढ़ लिया है अब? हाँ बेटा बोले। सर इनर्शियल क्या- डायरेक्शन की सर को वो देखनी थी, तो डेफिनेशन। क्या देखनी? नहीं समझ में आया, क्या बोला आपने? तो मैं कह रही हूँ मेरे को तो एक बार इनर्शिया और डायरेक्शन की सर डेफिनेशन देखनी थी। अच्छा, इनर्शिया ऑफ ओके, एक सेकंड बेटा। हाँ ये लो। सर थोड़ा और जूम आउट ओके कर दीजिए। ये लो, अभी ठीक है? अब काफी हो गया, नहीं तो दिखेगा नहीं, इससे छोटा करूंगा तो। सर डन। ओके, सभी का हो गया बेटा? सर वेट, मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं मैं? सर डन। ओके, तो अभी तक हमने क्या सीख लिया बेटा? अभी तक हमने सीखा कि नेचुरल स्टेट जो है वो 2 है। नेचुरल स्टेट जो होती हैं वो 2 नेचुरल स्टेट है, एक होता है रेस्ट और दूसरा क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म। इसके बाद राइट, इसका मतलब क्या है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तब तक वो ये नेचुरल स्टेट चेंज नहीं होंगी। अब अगर नेचुरल स्टेट नहीं चेंज होंगी तो इसको फिर हमने एक प्रॉपर्टी बोल दिया जिसे हमने कहा इनर्शिया। और इनर्शिया जो है वो 3 टाइप के हमने देखे, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखा, इनर्शिया ऑफ मोशन देखा और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखा। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? सर नेचुरल स्टेट में यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा यूनिफॉर्म मोशन वो एक ही बात है। यूनिफॉर्म मोशन का जो डेफिनेशन अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में, तो वो यही होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जस्ट अ सेकंड, यूनिफॉर्म अगर हम प्रॉपर रखें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होगी वो हमारी नेचुरल स्टेट रहेगी। इनर्शिया जो होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, मोशन होगा और डायरेक्शन होगा। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ गया विद एग्जांपल्स? यस सर। यस ओके, तो यही ये जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी, तो हमारा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अ बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। अ बॉडी, वही चीज जो एक्चुअली वहां पीछे लिखवाई थी वही है। इनर्शिया ही फर्स्ट है सॉरी, सर, इनर्शिया ही फर्स्ट लॉ है। हाँ बेटा इनर्शिया फर्स्ट लॉ है, लेकिन उसको लिखते हैं अ बॉडी टेंड्स, इसको इस तरह से लिखते हैं, टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, और इन यूनिफॉर्म मोशन unless an external force is applied to it। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से हमें इनर्शिया मिलता है। इनर्शिया डिराइव होता है न्यूटन के फर्स्ट, इस प्रॉपर्टी की वजह से इनर्शिया डिराइव होता है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? अगर मैं डायरेक्टली ये बोल दूं न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द इनर्शिया, तो ऐसा गलत होगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है ये वाला, और इससे हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसे हम इनर्शिया कहते हैं, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ लिया। क्या सभी को क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब ये जो इनर्शिया है, अगर आप मतलब ओके, दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन का सेकंड लॉ से पहले अगर हम एक नया वर्ड पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, इस मोमेंटम को हम बताते हैं पी से, पी से हम दिखाते हैं, और इसका मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, बस और कुछ नहीं होता इसका मतलब। मोमेंटम का मतलब होता है मास और वेलोसिटी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? हाँ बेटा, मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होगी वो इसमें वो मीटर पर सेकंड होगी, और मास की होगी किलोग्राम, तो ये ध्यान रखना। सो दिस इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी।
क्या सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके, नाउ अब इसके साथ मैं थोड़ी थोड़ी चीजें अटैच करता जा रहा हूं ताकि आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। ये इनर्शिया जो है, देखो ये मास और वेलोसिटी दोनों से रिलेट कर रहा है। कैसे? ध्यान से सुनना। देखो, अगर एक बॉडी है, उसका मास बहुत ज्यादा है, जनरली तो हम बोलते हैं इनर्शिया जो है रिलेट करता है, इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास, इज रिलेटेड टू मास। इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, mass directly proportional हो जाएगा। हाँ, मास एक तरीके का इनर्शिया ही होता है, लेकिन एक चीज और आती है, थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर मतलब बोला कम जाता है, जो मुझे समझ में आया है, मतलब ये मेरी अपना थोड़ा सा मतलब लगता है जो मुझे, इनर्शिया जो है वो वेलोसिटी के साथ भी रिलेट करता है। कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान से सोचना। एक बॉडी है, वो बहुत, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो मुझे उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको हिलाने के लिए। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. एक बॉडी है, उसका मास बहुत ज्यादा है, लाइक चट्टान रखी है और एक फुटबॉल रखी है, तो आपको अगर लात मारोगे दोनों में तो फुटबॉल पे तो हो जाएगा कुछ असर, लेकिन चट्टान पे नहीं होगा। तो हमें ये चीज समझ में आती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इनर्शिया जो है वो फुटबॉल का कम होता है और इनर्शिया जो है वो चट्टान का ज्यादा होता है। क्या सबको यहाँ तक समझ में आता है बेटा? Yes, sir. अब वेलोसिटी सोचो। अब अगर कोई चीज है, मान लो कोई बॉल ही है, वो 100 मीटर पर, मतलब एक तो होता है मैंने आराम से फेंकी 1 मीटर पर सेकंड से, और एक मैंने फेंका उसे 10 मीटर पर सेकंड से। क्या सबको समझ में आता है कि 10 मीटर पर सेकंड पे मुझे रोकना या उसकी डायरेक्शन चेंज करना दोनों बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, 1 मीटर पर सेकंड से रिलेट में? Yes, sir. क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Sir. Yes, sir. हाँ बेटा। यस सर। सर एक बार से फुटबॉल वाला एग्जांपल से कवर रिपीट कर दोगे? बेटा, फुटबॉल में क्या हुआ, अगर मान लो एक आपका घर की दीवार है ऐसा मान लो, और आपका एक फुटबॉल रखी है, तो आपने फुटबॉल में लात मारी और दीवार में लात मारी, तो दीवार कितनी दूर जाएगी बेटा? सर नहीं हिलेगी। नहीं हिलेगी ना, हमारा पैर हिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, उसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, जिसकी वजह से वो नहीं हिलेगी, वहीं फुटबॉल हिल जाएगी। क्लियर है बेटा अभी? यस सर। अब इनर्शिया वेलोसिटी के साथ देखो कैसा रिलेट कर रहे हैं। वापस मैं बता रहा हूँ कि एक फुटबॉल है या बॉल है, वो 1 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही थी, मैं उसे आराम से रोक सकता हूँ, लेकिन वहीं अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करेगी तो मुझे दिक्कत ज्यादा होगी। क्या सबको समझ में आती है? यस सर। इसीलिए अगर मैं किसी चीज का इनर्शिया की बात करता हूं, तो किसी चीज का इनर्शिया जो है वो जो ये क्वांटिटी जो है जो ढंग से बताती है वो होती है मोमेंटम। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही। सर आ रही है। ओके, तो अब मैं क्या कह रहा था बेटा कि जो इनर्शिया है, आपकी आवाज बेटा, किसी की आवाज ढंग से मुझे आ नहीं रही है, आई एम सॉरी, एक मिनट बोलना सारे। यस सर। यस सर। 3 लोगों की तो ठीक आ रही है, तो बाकी 2 के नेटवर्क खराब है। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि इनर्शिया को जो एक्चुअली डिपिक्ट करता है वो मोमेंटम करता है। मोमेंटम का एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? मोमेंटम को क्या बोला मैंने? मास इनटू वेलोसिटी। और ये एक्चुअली मोमेंटम को सही तरीके से बताता है। किसी चीज का मोमेंटम उसके इनर्शिया के बारे में एक्चुअली उसको ढंग से बताएगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? उसका Yes, जितना sir. ज्यादा लास्ट वाली बात नहीं आई। बेटा एक्चुअली देखो, वैसे तो एक्चुअल में तो प्रॉपर्टी मास की ही रहती है। इनर्शिया जो है वो एक्चुअली मास के साथ ही रिलेट करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होता है, ठीक है? लेकिन जैसे हम समझने के लिए कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि उसको मुझे उतनी ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। आसान भाषा में एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लो एक बॉल आई 1 मीटर पर सेकंड से, तो आप लोगों ने कहा रोक ले। आप लोग खड़े हो गए बिल्कुल ऐसे सामने की तरफ, आपने कहा रोक लेता हूं मैं तो। फिर आया एक ट्रक, ये भी 1 मीटर पर सेकंड,
क्या आप उसको ऐसे रोक लोगे? नो सर। नहीं रोक पाएंगे। नो सर। नो सर। क्या ये सबको समझ में आता है कि इसको हम नहीं रोक पाएंगे? अच्छा, अब इसी इसी हिसाब से देखो, अगर इस बॉल को मैं 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंकता, तो क्या मुझे ये बॉल की जगह मैं बुलेट ले लेता? बुलेट तो और छोटी होती है, लेकिन बुलेट की वेलोसिटी हो जाती है करीबन 100 मीटर पर सेकंड। क्या मैं अब इस बुलेट को रोक सकता हूँ? नो सर। नो सर। ये चीज समझ में आती है? अब मैं कहता हूँ मैंने दोनों चीजें इस गाड़ी को दे दी। Yes, अब ये sir. ट्रक जो है वो 100 मीटर पर सेकंड से चल भी रहा है और मैं सामने भी खड़ा हो गया हूँ, तो क्या ये बुलेट से भी ज्यादा खतरनाक होगा? यस यस सर। सर, क्योंकि इसमें मास इस और चीज स्पीड वेलोसिटी दोनों है। क्या सबको समझ में आ रहा है? इसीलिए एक्चुअल में मोमेंटम जो है वो एक्चुअल में हमें असली पिक्चर बताता है कि एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कितनी ज्यादा फोर्स लगेगी। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। ओके, नाउ अब ध्यान से सुनना। अब ये जो मोमेंटम था, मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी। अच्छा, अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था v जो होता था, क्या वो फाइनल वेलोसिटी होता था? यस सर। यस सर। इसका मतलब अगर मैं इसको m इंटू वी करता हूँ, मास Yes, इंटू sir. वेलोसिटी करता हूँ या मास इंटू फाइनल वेलोसिटी करता हूँ, तो क्या मैं इसको एफ पी एफ लिख सकता हूँ, जिसका पी एफ का मतलब होगा फाइनल मोमेंटम? यस सर। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इसको m इससे इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मैं इसको इसको लिख सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम? यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत है बेटा इस चीज में? सभी को समझ में आ रहा है ये? सर, एक और रिपीट कर दीजिए. बेटा पी फाइनल, मैंने क्या कहा, जो मोमेंटम को मैंने क्या बोला, ये एक्चुअल में होता है मास इंटू वेलोसिटी। नाउ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं वेलोसिटी की जगह u से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या वो इनिशियल वेलोसिटी इंटू मास हो जाता है? यस सर. यस और सर। ये मास इंटू वेलोसिटी तो एक्चुअली मोमेंटम होता है, तो उसको हम क्या इनिशियल मोमेंटम कह सकते हैं? यस सर. सिमिलरली अगर मैं फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। बेटा आपकी आवाज नहीं आई मुझे। नहीं है? ओके गुड। अब ध्यान से सुनना। अब इसी हिसाब से क्या मैं कह सकता हूं, P फाइनल माइनस P इनिशियल को हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यस सर। यस सर। और इसको लिखेंगे m इंटू एम वी माइनस एम यू, मतलब एम वी माइनस एम यू, और m कॉमन ले लूंगा तो m इंटू वी माइनस यू। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो अगर कोई मुझे चेंज इन मोमेंटम पूछे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो क्या मुझे समझ में आता है कि चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? सर। हाँ बेटा। सर हमने पी एफ को सर फाइनल मोमेंटम माना और सर पी आई को सर हमने इनिशियल मोमेंटम माना है ना? हाँ बेटा। तो डेल्टा का ओके। भी होता है ना, चेंज कुछ बोला बेटा किसी ने? मुझे सुनाया नहीं, थोड़ा तेज बोलो। चेंज को ट्रायंगल भी नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा, क्लियर नहीं है कुछ। तो किसी और को समझ में आया क्या बोल रहा है बच्चा? नो सर. नो। सर चेंज को सर ट्रायंगल का साइन भी लिख सकते हैं। बेटा ट्राइंगल समझ, बेटा आप एक काम करो, सर, आप वो मैसेज में लिख दो, आप मैसेज में लिख दो, दूसरे बच्चे मुझे पढ़ के बता देंगे। सर वो कुछ ऐसा बोला ट्राइंगल का 90 डिग्री। ट्राइंगल में वही मैं तो, मुझे भी ट्राइंगल तो सुनाई दिया, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा इस वाले में ना, इसलिए बेटा आप मैसेज में लिख दो क्या है बोल रहे हो। ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड टिल नाउ फ्रॉम हियर? जब उसका मैसेज आए तो मुझे एक बार बता देना।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और पी फाइनल मतलब होता है एम वी, पी इनिशियल मतलब एम यू, तो एम कॉमन ले लेंगे तो एम इंटू वी माइनस यू को हम चेंज इन sir. मोमेंटम लिख सकते हैं। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आता है? यस Yes, सर। sir. ओके अब इसके बाद क्या होता है बेटा, फोर्स आता है। इसके बाद जो हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, ट्राइंगल साइन को चेंज करने के लिए वो यूज करना है। क्या लिखा है बेटा, एक बार पढ़ना, ट्राइंगल साइन को क्या लिखा था उसने यूज करने के लिए? मेरा तो अभी चल नहीं रहा। हाँ कोई बताएगा मुझे पढ़ के बेटा? सर उसने लिखा ट्राइंगल साइन को चेंज के लिए यूज करा जाता है। ट्राइंगल, अच्छा हाँ बेटा, वो ट्राइंगल एक्चुअली बेटा ठीक है, एक्चुअली वो कहना चाह रहा है कि डेल्टा साइन वो कह रहा है। तो एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम जैसे हुआ ना, तो चेंज इन मोमेंटम को ट्राइंगल, हाँ बेटा ये करते हैं यूज, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम को एक्चुअली डेल्टा पी लिख सकते हैं, इसको हम डेल्टा कहते हैं। जो ट्राइंगल साइन की बात कर रहा है वो, इसको डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम बी माइनस एम यू, या फिर एम इंटू बी माइनस। क्या सभी को ये चीज समझ तो ये में आती है? जरूरी है कैसे करना? नहीं नहीं बेटा जरूरी नहीं है, Yes, जस्ट sir. एक बताते हैं चेंज इन मोमेंटम को। अगर कहीं भी चेंज लिखा हुआ है तो उसको चेंज को हम इस तरह से बता देते हैं। जब बड़ा चेंज होता है ना, जब बड़ा चेंज होता है तो उसको इस तरह से लिखते हैं। सर ये ओके बेटा, क्या सभी को क्लियर है? यस सर। नाउ बेटा अब आता है Yes, sir. न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ वो क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, पूरा लिख लेता हूँ, फोर्स force applied on a body is directly proportional to the rate of change of momentum। अब ध्यान से सुनना है, इसका मतलब क्या है। वो क्या कहना चाह रहा है इस इक्वेशन के अंदर कि जो फोर्स होगी किसी ऑब्जेक्ट पे जब वो लगेगी तो वो प्रोपोर्शनल होगी। ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम तो अभी मैंने आपको बताया क्या, डेल्टा पी, और रेट का मतलब होता है टाइम के साथ, तो डेल्टा टी डिवाइड कर दो। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब एक्चुअली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम इसको के लिख सकते हैं, कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन, लेकिन होता क्या है कि इस के को एक्चुअली 1 माना गया है। इसी हिसाब से हमने डेफिनेशन तैयार करी है, या फॉर्मूला सॉरी तैयार हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वाई सो बिकॉज के इज इक्वल टू 1। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। नाउ अब जो मोमेंटम है, इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगा तो मुझे बता देना, ठीक है? मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल विल सी। अब देखो मोमेंटम जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, चेंज इन मोमेंटम, या चेंज इन मोमेंटम अभी हमने पढ़ लिया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। Yes, sir. क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? अब देखो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. नाउ लेकिन अब देखो इस वाले केस में हमने जो लिया था उसमें हमने एक्चुअली लिया था कि मास कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मास कांस्टेंट ना रहे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, m2v2 माइनस m1v1, जस्ट कि हम सारे केसेस को इसमें अलाउ कर पाए। मैं भी समझाऊंगा आपको इसका मतलब क्या होगा। तो चेंज इन मोमेंटम को क्या बोला, m2v2 माइनस m1v1। अब ध्यान से देखना इसका मतलब क्या हुआ, तो फोर्स क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया m2v2 माइनस m1v1 डिवाइडेड बाय टाइम। क्या सबको ये चीज समझ में आई है यहाँ तक, अभी तक? यस सर। तो इसमें मैं क्या हुआ, इसमें मैंने दो केस ले लिए। पहला केस मतलब इसमें मैंने दोनों केस इन्वॉल्व हो गए कि मास भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चेंज हो। तो अब जैसे मैंने क्या कहा
कि भाई पहला केस क्या लिया कि मास जो है वो कांस्टेंट है, तो m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, और v2 जो है वो फाइनल वेलोसिटी होगा और v1 जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा f इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी। क्या सभी को ये याद है v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर होता है? Escalation. Yes, sir. Sir, एक्सेलरेशन। acceleration, change of velocity upon time. तो हेंस आप लोगों को जो फॉर्मूला पढ़ाया जाता है लास्ट में वो पढ़ाया जाता है f इज इक्वल टू m इंटू ए, जो आपके लेवल का है। अब लेकिन आपको समझने वाली बात क्या है कि ये सेकंड इक्वेशन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है। एक्सेलरेशन को वो कर दिया। हाँ बेटा, लेकिन हम कह रहे हैं कि बेटा ये न्यूटन का सेकंड लॉ ये नहीं होता। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये वाला। न्यूटन जो फोर्स लगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है, लेकिन बच्चों को जनरली डायरेक्टली ये बोला जाता है कि फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्या सबको समझ में आ रहा है? जबकि ये वाला जो मास इनटू एक्सेलरेशन आया है ये डिराइव करके आया है। दिस इज अ डेरिवेशन, ये डिराइव करके आया है हमारा। Yes, sir. क्या सबको ये चीज समझ में आई है डिफरेंस? यस सर। ओके तो सर एग्जाम में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बेटा, एग्जाम में आपको करना तो आपको f इज इक्वल टू m में ही है। कहीं पूछा जाएगा अगर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, बस इतना है। कि कोई टीचर अगर वाइवा वगैरह लेता है तो उसके अंदर थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। f इज इक्वल टू m में जो है वो डिराइव करके आई है, ठीक है। तो अगर आप ये बोलोगे वाइवा के अंदर कि f इज इक्वल टू m में सर सेकंड लॉ की वजह से निकला है, लेकिन एक्चुअल में जो सेकंड लॉ होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। क्या ये चीज समझ में आई दोनों में डिफरेंस? यस सर। अब ये f इज इक्वल टू m में हो गया, तो इसके बाद सेकंड क्या हो सकता है कि आपका मास चेंज हो रहा हो, ठीक है। अब मास चेंज होगा तो भी आपका मोमेंटम होगा, लेकिन ये आपके सिलेबस से बाहर है। तो व्हेन मास चेंजेस, अब ये मास चेंजेस कहाँ पे देख सकते हो आप लोग? किसी ने रॉकेट का लॉन्च देखा है अभी, जब पीछे मार्स के पास लॉन्च हुआ था हमारा रॉकेट इंडिया का? Yes, sir. तो आपने एक्चुअली sir. होता क्या बेटा, ये कुछ रॉकेट ना इस तरीके से होता है आपका बड़ा सा, है ना। तो अब इसमें होता क्या है कि एक्चुअली जो काम का पार्ट होता है ना वो सिर्फ ये वाला होता है, जिसको हमें मतलब किसी प्लेनेट पे भेजना होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट। ये जो बाकी पार्ट है इसमें सिर्फ फ्यूल भरा होता है, पूरा का पूरा फ्यूल भरा होता है, और वो लेयर वाइज इसमें यूज होता है। तो नीचे से जब फ्यूल बर्न करते हैं तो वो नीचे बर्न होता है फ्यूल, मतलब फोर्स नीचे लगाता है, वो ऊपर जाता है, वो तो चलो अलग चीज है। लेकिन ये जो फ्यूल है, ज्यादातर जो वेट होता है वो मैक्सिमम वेट जो होता है वो इसका फ्यूल का होता है। इसका मतलब जैसे जैसे ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है इसका मास कम होता जाता है। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। जिसका मतलब क्या है कि अगर देखो, मान लो तुमने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की और किसी का मास है 10 किलोग्राम, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से आपकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी आपकी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? F इज इक्वल टू m इंटू ए से ये 10, ये भी 10 इंटू एक्सेलरेशन, तो ये 1 आ जाएगा। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर आपका मास 5 किलोग्राम है तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 2। सबको ये भी चीज समझ में आती है? यस सर। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपका मास कम होगा, अगर फोर्स सेम लग रही है तो आपकी एक्सेलरेशन बढ़ती चली जाती है। क्या ये सबको समझ में आया है? यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि मास भी रिलेट करता है और मास भी चेंज हो सकता है। तो जस्ट एक क्वेश्चन एक बन सकता है कभी कभार कि अगर एक रॉकेट ऊपर जा रहा है तो और उसके ऊपर जो फोर्स है वो कांस्टेंट लग रही है, कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, तो क्या आपको समझ में आता है कि उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती चली जाएगी? Yes, sir. यस सर। मास बढ़ता चला जाएगा। या मास कम होता चला जाएगा तो फ्यूल, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, यस सर। और एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन एक JSTSC के अंदर पूछा जा चुका है, यही वाला सेम, ठीक है। थोड़ा सा जैसे ही अच्छे लेवल पे करते हैं तो वो जो मतलब टीचर होते हैं वो थोड़ा अच्छा लेवल ही पूछते हैं इसलिए हमेशा।
इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, आपको इतना समझ में आ जाए बहुत है। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। यस ओके, तो लिख लिया सभी ने? तो एक बार देख लो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। सर लिख लिया। ओके, सभी ने लिख लिया, मैं आगे बढ़ूँ? 900 रुपए। ओके बेटा, यस सर डन। एक बच्चे ने नहीं किया, कर लो बेटा आप आराम से। डन। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा। अभी तक फिर हमने अब क्या क्या कर लिया, ध्यान से देखिए। अगेन विल जस्ट टेक अ रिव्यू। तो सबसे पहले हमने नेचुरल स्टेट्स की बात कर ली है, जो कि दो होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है रेस्ट और दूसरी क्या होती है बेटा? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके मोशन। बाद नहीं बेटा, वेलोसिटी याद रखो, मैंने मोशन हटा दिया था लास्ट टाइम, इसलिए मैं दोबारा बढ़ा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नेचुरल स्टेट होती है। सर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी, बिल्कुल। तो नेचुरल स्टेट हमारी दो होंगी, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद फिर हम आते हैं कि इसी की वजह से हमारी एक नई प्रॉपर्टी आई, जिसे हमने कहा इनर्शिया। इनर्शिया को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, रेस्ट मोशन और डायरेक्शन। इसके बाद फिर हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी पढ़ लिया, जिसकी वजह से इनर्शिया प्रॉपर्टी आई थी। एक्चुअली ये यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन हमने कोई बात नहीं, हमने ऊपर नीचे थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर दिया। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि P जो होता है वो मोमेंटम होता है, जिसे हम कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि P फाइनल माइनस P इनिशियल जो होता है उसे हम कहते हैं डेल्टा P, जो भी बच्चे ने डेल्टा बताया था, और ये होता है mv माइनस mu, जिसे हम लिख सकते हैं मास इंटू v माइनस v। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? और इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जो फोर्स इसके बाद हमने पढ़ा कि जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जिससे हमने एक्चुअली फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। लेकिन अगर हम मास को कांस्टेंट रखते हैं, मास कांस्टेंट अगर रखते हैं, मास कांस्टेंट, एक सेकंड नीचे लिखता हूं, लेकिन अगर मैं मास को कांस्टेंट रखता हूं तो मास अगर होता है कांस्टेंट तो F जो होता है वो m इंटू ए के बराबर हो जाता है। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आता है? यस सर। सर अगर मास कांस्टेंट नहीं तो बेटा एक्चुअली तो मास चेंज हो रहा होगा, तो फिर हम मास को देखते हैं, फिर वो कैसे चेंज हो रहा है और वेलोसिटी कैसे वेरी करती है। तो उस केस के अंदर एक्चुअली फिर मतलब उसका थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, जो तुम्हारे लेवल का भी है नहीं। जो मैंने मोटा मोटा बताया ना कि मास कम हो गया तो देखो एक्सेलरेशन बढ़ गई। सर वो रॉकेट वाले एग्जांपल। हाँ, रॉकेट वाला एग्जांपल जो दिया था वो कुछ वैसा होगा, लेकिन इसका अगर वैसे हम निकालने लगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अभी तुम्हारे लेवल पे नहीं आता, उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है। हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा था? सर जैसे ऊपर आपने डेल्टा पी लिखा है सर, वो मतलब हमारा मोमेंटम हुआ। डेल्टा पी होता है चेंज इन मोमेंटम। ओके सर। ठीक है, तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी चेंज इन मोमेंटम आएगा तो आपको पता होना चाहिए इट इज mv माइनस mu, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, इसके बाद ध्यान से इसके बाद ध्यान से समझना। अब F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, लेकिन अब ना इसी चीज के अंदर लोग मतलब जो क्वेश्चनियर है वो टीचर्स जो है वो इसी पे ऊपर खेलते हैं क्वेश्चंस के अंदर। कैसे कैसे, ध्यान से सुनना। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, सबसे पहली चीज तो। यस सर। यस सर। राइट। अच्छा, अब ध्यान से समझना इस चीज को। कुछ चीजें तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इससे कुछ रिलेटेड चीजें बता देता हूँ। अच्छा, अगर मैं इस टाइम को इधर लेके चला जाऊं इधर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ F इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू? यस सर। यस सर।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि F इंटू टी जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। किसी को डाउट है, किसी को दिक्कत है इस चीज में? नो सर। नो सर। सभी को समझ में आता है बेटा? ये इसी चीज को मैं अब अगले लेक्चर में रिवाइज कराऊंगा। इसको मैं अगले लेक्चर में कुछ एक और नई चीज दिखाऊंगा आप लोगों को, जिससे मैं इसको दोबारा से रिलेट कराऊंगा। ठीक है? तो तब तक के लिए इसको याद रखना बस, मतलब पहली चीज तो ये। अब आते हैं दूसरी चीज पे। मुझे याद दिला देना, वैसे मैं बता दूंगा, मुझे याद रहेगा, लेकिन स्टिल अगर कुछ होगा तो मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊँ। ना अगर मैं वापस आता हूँ, F इज इक्वल टू, मैं वापस क्या कह रहा हूँ, M होता है V माइनस यू अपॉन में T। क्या सबको यहाँ तक समझ में आता है? यस सर। ना अब कभी कभार क्या होता है बेटा ना, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर कभी लिखा हो सकता है मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, कुछ ऐसा लिखा हो सकता है। तो ये मास फ्लो रेट का मतलब होता है मास पर यूनिट टाइम, जिसकी यूनिट हो जाती है किलोग्राम पर सेकंड। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। मास फ्लो रेट जो होता है उसको बोल देते हैं मास पर यूनिट टाइम, और मास पर यूनिट टाइम को बोलते हैं किलोग्राम पर सेकंड। ये जनरली बेटा बोला जाता है पानी के लिए, क्योंकि जब पानी मान लो एक पाइप से निकल रहा है तो उस पानी की हम मास फ्लो रेट ही बता सकते हैं कि कितना पानी निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया भी है, कितना पानी निकल रहा है कितने सेकंड के अंदर। ठीक है? इसको हम कहते हैं मास फ्लो रेट। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। ओके, नाउ अब क्या होता है, कभी कभार इसको क्वेश्चन फोर्स के साथ रिलेट करने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो F इज इक्वल टू, जो हमें पता है V, मतलब इसमें फोर्स निकालने को आपको बोला जाएगा। ठीक है? वेलोसिटी दे रखी होगी, तो आपको बस करना क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू mv माइनस mu होता है, तो इसको जो T है, जो T v माइनस u के नीचे लिखा हुआ है, उसको एक्चुअली लेके चले जाना है m अपॉन टी के नीचे। तो अब बस क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी बता दो और m इंटू वी बता दो, खत्म। क्या ये क्वेश्चन, ये चीज समझ में आई आपको? ये भी एक्चुअली फोर्स के बराबर ही होगा। सर ये भी लास्ट में आपने क्या बताया सर? ओके, मैं क्या बता रहा था कि मान लो एक ब्लॉक है रखा हुआ, ठीक है? इस ब्लॉक के ऊपर पानी गिर रहा है। पानी मैंने बोला 2 किलोग्राम पर सेकंड की रफ्तार के मास से गिर रहा है, तो इसे मास फ्लो रेट कहेंगे। और मास फ्लो रेट को m के ऊपर डॉट ऐसे लगा देते हैं मास फ्लो रेट को। ये थोड़ी बड़े लेवल की बात है, लेकिन चलो ठीक है, परेशान मत होना, मतलब बस छोटे फॉर्म में लिख दिया मैंने। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ये पानी Yes, का sir. ये पानी की बौछार है जो एक मास के ऊपर गिर रही है। ठीक है? अब क्या हुआ, पानी जो चल रहा है उसकी वेलोसिटी दे रखी है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। और हमें ये बोल रखा है कि पानी टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी, पानी की वेलोसिटी 0 हो जाती है। टकराने के बाद पानी की वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्या सबको यहाँ भी समझ में आ गया ये वाली चीज भी? यस सर। तो अब मैं मेरे से अगर पूछा जाए कि बताओ इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा, इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा, तो हम क्या कहेंगे? अच्छा भाई, फोर्स तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, लेकिन इसमें तो मास दे ही नहीं रखा। इसमें क्या दे रखा है? मास फ्लो रेट। क्या ये चीज समझ में आई है? यस तो सर। इसीलिए मास फ्लो रेट के लिए तो टाइम डिवाइड होना चाहिए। देखो m अपॉन टी होता है मास फ्लो रेट, तो इसलिए हम क्या करेंगे, m को t को m के नीचे लिखेंगे और इसको लिखेंगे v माइनस यू। क्या ये चीज सबको समझ में आई है? यस सर। सर ये टी एम के नीचे कैसे आएगा? हाँ, क्योंकि बेटा यहाँ पे मास फ्लो रेट है ना। अगर सिंपल मास होता, 2 किलोग्राम मास होता जो अभी ब्लॉक का है, ब्लॉक का मान लो मास है 5 किलोग्राम, तो इस वाले केस में तो m का m ही रखेंगे। लेकिन पानी वाला केस में या इस तरीके का कोई केस होता है, उसमें मास फ्लो रेट चलता है। मतलब क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए एक्चुअली देखो, इसको ऐसा लगाओ, अगर मैं किसी पानी के फ्लो के साथ किसी ब्लॉक को मारूंगा, तो ब्लॉक आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अगर उसका मतलब फ्रिक्शन कुछ नहीं होगा तो थोड़ी बहुत भी फोर्स लगाएंगे तो आगे जाएगा। तो वो कितनी एक्सेलरेशन से आगे जाएगा भाई, तो वो पता होना चाहिए ना हमें। तो उस वाले केस के लिए अब देखो, पानी जो है वो फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन वो फोर्स कैसे लगा रहा है? क्योंकि भाई उसके अंदर वेलोसिटी ही है, बस वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या ये चीज समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस यस सर। सर। ठीक है? तो अब एक्चुअली वेलोसिटी जो चेंज हो रही है उसके मास के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रही है, तो एक्चुअली उसको फिर हम मास फ्लो रेट से रिलेट कर देते हैं।
तो 2 किलोग्राम पर सेकेंड, या फिर आसान भाषा में तो समझोगे तो क्या हो जाएगा कि भाई 2 किलोग्राम मास जो है हिट कर रहा है इसके ऊपर, और जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है से 10 से 0 की तरफ, तो 0 से 10 हो रही है डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर इतनी वेलोसिटी लग रही है। क्या चीज समझ में आ रही है? या तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर उसको इस फॉर्मूले के साथ लिख लो जो मैंने आपको ये वाला बताया। तो इसमें करना कुछ नहीं होता, करना सिर्फ इसको है कि इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 2 10 20, खत्म। आंसर यही है, ये 20 न्यूटन लगेगा फोर्स इसके ऊपर। लेकिन हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये किया क्यों, जिसके पीछे ये वाला बैकग्राउंड। क्या अभी समझ में आया है? यस सर। शांत, सभी को क्लियर हुआ बेटा ये वाली चीज या नहीं? सर ट्वेंटी वाला समझा। क्या बेटा? सर ये आखिर वाला समझा दीजिए। सर v माइनस क्यू तो -10 हो जाएगा ना? हाँ बेटा -10 होगा, लेकिन एक्चुअली अगर वो वाली चीज निकालेंगे तो उससे क्या पता लगेगा कि अगर पानी, देखो अभी हम इसके अंदर एक्चुअली न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाएगा वो वाली चीज पे, लेकिन अभी उस चीज को ना समझ के तुम इसको ऐसा लगा लो, चलो समझाना ही पड़ेगा नहीं तो ऐसा हो। चलो देखो, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, मतलब पानी से इस पे टकराया और ये इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा। पानी ने फोर्स लगाया इसके ऊपर और इसने फोर्स लगाया इसके ऊपर। तो अब देखो ये वाली दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाली लेफ्ट में है, वो वाली राइट में। तो जो आपका ये -20 आएगा, ये कौन सी फोर्स आएगी? जो इस ब्लॉक ने इस पानी के ऊपर लगाया, जिसकी वजह से रेस्ट पे आ गया। और इसका ऑपोजिट क्या होगा कि ये वाली फोर्स जो है ये पानी लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो +20 आ जाएगा। ये चीज समझ में आई आपको? ओके सर। तो वो न्यूटन का जो थर्ड लॉ आता है वो अप्लाई होता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन ये चीज मैं भी आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, उसके लिए मैं अगले लेक्चर के लिए रखता हूँ ये वाली चीज। क्या लेकिन बेसिक समझ में आ गया सभी को ये वाली चीज का? यस सर। ओके, अब इसके बाद इस साथ ना एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन बताया जाता है। जैसे बोला क्या जाता है कि जैसे कि ये पैन है, मान लो कोई पैन है। अब ये पैन अगर मैं इसको हवा में छोड़ दूं, या कोई भी डिस्क है, डिस्क तो सभी को समझ में आती है बेटा, डिस्क फ्रिस्बी टाइप। यस सर। तो अब क्या हुआ, देखो अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो सबको समझ में आता है ये नीचे जाएगा। यस सर। अब मैंने क्या कहा, इसको नीचे नहीं जाना, तो नीचे नहीं जाना तो क्या करूं? तो मैंने क्या किया, एक बॉल ली और बॉल हिट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो लगातार एक के बाद एक बॉल हिट करता चला गया। बॉल हिट हुई, वो वहीं रुक गई, फिर एक और बॉल आ गई, जैसे नीचे करने की कोशिश हुई फिर आ गई। तो लगातार बॉल हिट कर रही है। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर सर। एक और बार से एग्जांपल समझा दीजिए। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि इसको ऐसा लगाओ, कभी अगर खेलने के लिए ना आप क्या करो, एक छोटा वाला तकिया लो अपने घर का, कुछ ऐसा तकिया लो, ठीक है, और वो उसे ऐसे हवा में छोड़ दो तो वो नीचे गिरेगा। ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब क्या कर, जैसे ही वो नीचे गिर रहा हो ना, तो ऊपर से ना हाथ मारना शुरू कर दे। तो एक मुक्का मारा ऊपर की तरफ, फिर छोड़ा, फिर दूसरा मुक्का मार दिया, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरा मुक्का मारा, तो तुम महसूस करोगे कि वो हवा में ही लटका रहेगा जब तक तुम मुक्के मारते रहोगे। यस सर। यस सर। ये चीज समझ में आती है या नहीं? यस सर। यस सर। अब इसी चीज को मैं कह रहा हूँ बॉल के हिसाब से कि भाई ये डिस्क थी या ये तकिया लगा लो, कुछ भी लगा लो, इसमें तुमने बॉल मारना शुरू किया, वो मुक्के को बॉल मान लो। तो बॉल मारना शुरू किया तो भाई मुझे कितनी बॉल मारनी पड़ेंगी ताकि ये रुका रहे? क्योंकि भाई एक होता है ना कि मैंने सिर्फ एक ही मुक्का मारा, 1 सेकंड में मैंने एक ही मुक्का मारा, तो वो नहीं रुकेगा। मैंने अगर एक ही ब्लो मारा, हाँ, तो नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक ही साथ, मतलब हर सेकंड में मैं 2 या 3 मार रहा हूं, तो आप महसूस करोगे कि छोटा वाला तकिया हवा में रहेगा। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? तो इसके ऊपर भी एक्चुअली क्वेश्चंस बना देते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? क्योंकि देखो ऊपर रखने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स होता है एक्चुअली मास इनटू एक्सेलरेशन। सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब जो फोर्स होगी, देखो बैलेंस किसको करना है मुझे? इस वाले फोर्स को।
तो इसका मास क्या होगा भाई, ये फ्राइंग पैन, ये पैन है, पैन का अपना एक मास होता है कैपिटल एम, और नीचे की तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ग्रेविटी। तो वेट जो होता है, क्या सभी को मैंने बता रखा है, वेट जो होता है वो एम इंटू जी होता है। नो सर। नहीं बताया, ओके बेटा। नो सर नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, देखो ध्यान से सुनना। जैसे हमने क्या कहा था, एक्सेलरेशन को तो मैंने बता रखा था, जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा, अगर एक जैसे फोर्स जो हो गया वो हो गया एम इंटू ए, तो फोर्स एक तरीके का, मतलब जो वेट होता है वो भी एक तरीके का फोर्स ही होता है। हाँ बेटा बोलो। सर जैसा आपने कहा था पिछले चैप्टर में कि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सर वो हाँ कैसे? हाँ मैं बता देता हूँ। पहले तो वेट एक तरीके का फोर्स ही है, सभी को ये चीज समझ में आती है। तो वेट एक तरीके का फोर्स है, क्यों? Yes, क्योंकि sir. देखो इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है नीचे की तरफ। अगर अर्थ एक्सेलरेशन अपने फोर्स नहीं लगाती तो ये अट्रैक्ट नहीं होता, तो ये हवा में उड़ता। तो अर्थ इसको नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, इसलिए जो आपका वेट होता है वो नीचे की तरफ ही होता है हमेशा। इसीलिए कहते हैं कि वेट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन किस तरह डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, हमेशा नीचे की Sir. तरफ होगा वेट। सर वेट और मास में सर क्या डिफरेंस है? बेटा वेट तो हो गया आपका फोर्स एक तरीके का, और मास हमारा सिंपल मास होता है। वेट तो एक तरीके का फोर्स हो गया, और Yes, मास sir, आपके समझ अंदर गया। कितनी क्वांटिटी है। अब देखो वेट का जो फॉर्मूला Yes, होता है वो होता है एम इंटू जी। तो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि नीचे की तरफ होता है, इसलिए मैंने बताया हमेशा नीचे की तरफ ही लेना है। तो हेंस वेट जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट जो होता है वो एम इंटू जी होता है। क्या सबको चीज समझ में आई है? क्या सभी को क्लियर है बेटा ये वाली चीज? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखना। आपने बताया बच्चा हम ग्रेविटी लिख सकते हैं। राइट, तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए है। तो ये अब देखो मुझे कितनी बॉल मारनी पड़, देखो अगर इस छोटी वाली बॉल का मास जो है वो m है, और इसको मैं v वेलोसिटी से इससे टकराती है, ये v वेलोसिटी से इस पे टकराई। सभी को ये चीज समझ में आ रही है कि v वेलोसिटी से इससे टकरा सकती है, ये इनिशियल वेलोसिटी v से या u से फॉर एग्जांपल टकराई। यस सर। अब ऐसा Yes, भी हो sir. सकता है टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, या टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v ही रहे। क्या सबको ये चीज समझ में आई है कि टकराने के बाद वो सेम वेलोसिटी से नीचे चली जा सकती है, या टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है। तो दोनों केस पॉसिबल है। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। अब ध्यान से समझना इस चीज को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो अगर इस बॉल को, इस चीज को देखो अगर हवा में रखना है, तो मुझे एक ऊपर की तरफ देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या कहती है, जब टोटल जो फोर्स होता है एक बॉडी के ऊपर वो नेट जीरो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी आप बैठे हुए हो, मैं आपको एक ब्लॉक मान लेता हूं, आप लोग अपनी कुर्सियों पे या टेबल पे चेयर पे कहीं पे भी बैठे हो, तो आपको जो अर्थ है वो नीचे की तरफ खींचता है विद एम इंटू जी, जो आपका वेट है जो नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। लेकिन आपका जो कुर्सी है, जो सोफा है, वो आपको अंदर नहीं घुसने देता, वो आपको ऊपर की तरफ खींचता है। या जमीन है, अगर आप जमीन पे बैठे हो तो जो वो जमीन है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये दोनों बराबर होते हैं। जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम क्या कहेंगे कि आपके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? सर नहीं आई। ओके अच्छा, वापस से ना गाड़ी वाला कुछ एग्जांपल देखो, या साइकिल वाला। ग्रेविटी और सर नॉर्मल मैं फोर्स बताता हूँ, आपस में इक्वल कोई होगी। बात नहीं, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। अभी एक एग्जांपल और देखो, फिर मैं सुनता हूँ। अगर आपको याद हो, अभी मैंने क्या कहा, जब आप साइकिल पे बैठे होते हो, तो साइकिल पे जब आप बैठे होते हो तो आप पैडल चलाते हो। सभी को याद है? यस सर। यस सर। तो अगर आपको Yes, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, तो आपको रेगुलर पैडल मारने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको रेगुलर फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो अगर आपको रेगुलर फोर्स लगानी पड़ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, इसका मतलब इसके ऊपर पहले से ही कोई फोर्स लग रही है, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स और जो आप फोर्स लगा रहे हो ये दोनों बराबर होती हैं,
तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, और वेलोसिटी मतलब जैसे ही ये दोनों बराबर हुई तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और जब ये बराबर होती है तो इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। सर स्ट्रेट लाइन में सर फ्रिक्शन लगता है और सर ग्रेविटी में वो लगता है यस ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेट फोर्स। लाइन में, हाँ बेटा नॉर्मल फोर्स। अच्छा, बैलेंस्ड पे वापस से आ जाते हैं। देखो कोई भी चीज, इसको आसान भाषा में ऐसे लगाओ कि आप ना किसी भी चीज को पकड़ो, एक सेकंड, अगर मैं कहीं अगर आप किसी, जैसे आपको तकिया कोई लिया, तकिया को आप अगर एक हाइट पे पकड़ो और उसे छोड़ दो, तो क्या वो नीचे की तरफ जाएगा? यस सर। देखो मैं दिखाता हूँ। यस सर। जैसे अब मैंने किया, एक ये तकिया ले लिया, थोड़ा सा फ्लफी सा। अब मैंने क्या किया भाई, इसको इस तरह से हाथ हाथ नीचे रखा हुआ है मेरा, ये हाथ लगा लो, ठीक है। अजीब सा हाथ है लेकिन मान लो हाथ, ठीक है। अब इस हाथ को मैंने अगर हटा लिया तो क्या सबको ये चीज समझ में आती है कि नीचे चला जाएगा? यस सर। अब नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि इस पे ग्रेविटी लग रही है। ये इस टाइम पे नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मेरे हाथ ने इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रखा था, जो कि बराबर था इसके जो नीचे की तरफ फोर्स सर लग रही है, बैलेंस फोर्स जिसे मैं का नॉर्मल पहले। बोला। क्या ये चीज समझ में आती है सभी को? बेटा आवाज नहीं आ रही मुझे। यस सर। अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज, सर एक और बार बताओ सर, तो किसी को सर मैं लैस हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा। मैं क्या कह रहा था कि ये हमारा तकिया था, तो तकिया का अगर मैंने नीचे हाथ रखा हुआ है, तो अगर मैंने ये हाथ हटा लिया तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो इसका मतलब क्या मेरे हाथ ने कुछ फोर्स लगा रखी होगी ऊपर की तरफ? क्योंकि ग्रेविटी तो देखो हमेशा लगती है हमारे ऊपर, ग्रेविटी तो हमेशा लगती यस रहेगी। सर। अब जैसे ही मैंने हाथ हटाया, ऐसा तो नहीं हाथ हटाते ग्रेविटी लग गई, पहले ग्रेविटी नहीं लग रही थी, ऐसा तो था नहीं भाई। हाथ लगाया था तब भी ग्रेविटी थी, हाथ हटाया तब भी ग्रेविटी है। तो हाथ लगाने के बाद क्या नया हुआ? एक नया ये हुआ कि आपने एक फोर्स लगा रखी है ऊपर की तरफ, जो कि बराबर है ग्रेविटी के, जिसकी वजह से वो जो पिलो है वो वहीं रहता है। क्या सबको समझ में आई ये वाली चीज? यस यस सर। सर। तो ये वाला केस होता है बैलेंस्ड फोर्स का, बैलेंस्ड फोर्स। वहीं जैसे ही मैंने ये हाथ हटा लिया तो इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी लग रही थी और कुछ नहीं लग रहा था, तो फिर ये अपनी नेचुरल स्टेट को चेंज कर लेगा और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। क्या सबको ये चीज समझ में आई है दोनों चीजें? यस सर। यस सभी को आ सर। गई है? तो आई थिंक साइकिल वाले से आपको मोशन का समझ में आ गया होगा, और इस तकिए वाले से आपको बैलेंस फोर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस फोर्स को बढ़ा दूं, इस फोर्स को बढ़ा दूं, देखो फ्रिक्शन तो आपका कांस्टेंट रहेगा, कि मान लो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, तो अगर आपने फोर्स 10 न्यूटन का लगाया तो आप लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहोगे। लेकिन आपने इस फोर्स को 20 न्यूटन कर दिया, और मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है वो 10 न्यूटन ही लग सकता है। अगर तो अगर जैसे ही आपने इस फोर्स को 20 न्यूटन किया, तो 20 न्यूटन करते ही आपको समझ में आता है कि आपकी वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी अब, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यस सर। इसको समझाने के लिए अगर हम बिल्कुल आसान सा एग्जांपल लें, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, एक ब्लॉक है, मैंने इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर से भी, इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर से भी मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया। तो दोनों फोर्स लगाए, क्या दोनों बैलेंस फोर्स हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, Yes, तो sir. हेंस जो एफ नेट हो जाएगा क्या वो जीरो हो जाएगा? यस सर। क्या सभी को, एक सेकंड बेटा होल्ड करना, एक सेकंड।
मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके राइट। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि तो इसके ये वाला जो केस होगा जिसमें एफ नेट जो होगा वो 0 होगा, एफ नेट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो क्योंकि हमारी 10 न्यूटन फोर्स इधर से लग रही है और 10 न्यूटन की फोर्स इधर से लग रही है, तो ये होगा केस बैलेंस फोर्स का। वहीं पे अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ब्लॉक है जिसपे यहाँ पे 15 न्यूटन फोर्स लग रही है और इधर से 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो सबको समझ में आता है कि एक्चुअल में इस पे जो नेट फोर्स लग रही होगी वो सर 15 अनबैलेंस फोर्स है। 5 न्यूटन लगेगी। यस सर। यस सर। सर सभी अनबैलेंस को फोर्स क्लियर है। है? सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन पे बेटा? तो ऊपर कर देता हूँ। Yes, sir. ओके आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? नो सर। ओके अब मैं वापस से अपने एग्जाम्पल पे आता हूँ। एग्जाम्पल काफी अजीब सा हो गया, मैं एक बार नया बना लेता हूँ, ध्यान से सुनना है। लास्ट एग्जाम्पल है, बस हो गया, आप लोग और ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। तो ये मैंने क्या कहा, ये हमारा वही पैन सा था, ठीक है। इसके ऊपर जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा सभी को समझ में आता है। अगर इसका मास m है तो इंटू जी, ये इसका फोर्स, इसके Yes, ऊपर sir. ग्रेविटी फोर्स लग रही है, यस सर। इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लग रही है। अब अगर मुझे इसे नीचे गिरने के लिए रोकना है तो मुझे ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो ऊपर की तरफ जो फोर्स होगा वो ये बॉल जो है जो ये लग रही है, टकरा रही है इससे, वो लगाएंगी। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब ये जो बॉल फोर्स लगाएंगी, इन बॉल का अपना मास m होगा। ये कैपिटल M लिख रहा हूं मैं, ये देखो यहाँ ये वाला कैपिटल M है, तो थोड़ा डिफरेंस होगा समझने के लिए, ठीक है। तो ये होगा हमारा कैपिटल M इंटू जी, ठीक है। तो ये पिलो का मास हो गया या पैन का हो गया। इसके बाद जो फोर्स ये बॉल्स लगा रही है, फोर्स बाय बॉल, ये कितना होगा? देखो मास ऑफ बॉल इंटू वेलोसिटी जो चेंज हुई है, जो एक्सेलरेशन वो लगा रहे हैं। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? v माइनस यू, यस सर। उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यस सर। ये तो हो गया हमारे पास m इंटू वी माइनस यू। ना अब ध्यान से सुनना, देखो इस पैन को रोकने के लिए क्या मुझे एक ही बॉल मारनी पड़ेगी या बहुत सारी मारनी पड़ सकती हैं? सर बहुत सारी बहुत सारी मारनी पड़ सकती हैं। इसलिए उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं n अपॉन टी के साथ। तो अभी जो t पहले आपका इसके साथ लगा हुआ था वो मैंने अब इस n के साथ लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में मुझे कितनी बॉल्स मारनी पड़ेंगी? भाई v और u तो अपने हिसाब से चेंज हो ही जाएगा। सर m का मतलब क्या है? n मतलब बेटा नंबर ऑफ बॉल्स, सर। n मतलब नंबर ऑफ बॉल्स, और t का मतलब टाइम, तो नंबर ऑफ बॉल्स पर यूनिट टाइम। क्या ये चीज समझ में आई है सभी को या नहीं? यस सर। यस सर। तो हेंस जो अब हमारा नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि कैपिटल M इंटू जी, ये वाली तो ग्रेविटी फोर्स होगी, वो किसके बराबर होगा? एक बॉल के मास का, उसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इंटू में n अपॉन टी। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन सभी को एक्चुअली Yes, बेस sir. क्लियर होना चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यस सर। बहुत तभी समझ में आएगा। अगर ऐसे फॉर्मूला याद कर लोगे तो याद नहीं होने वाला ये, बस हमें समझ में आना चाहिए हो क्या रहा ये समझ में तो आ गया सर है। बस कैसे। एक्चुअली वही है। बाकी आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे इसके तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। यस अब सर। अगली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हम इम्पल्स को देखेंगे, इसके ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ कैसे वेरी करते हैं, ग्राफ के अंदर कुछ होता है तो क्या चीजें चेंज होती हैं। ये चीज हम अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। अगर टाइम बचेगा तो फिर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अगले लेक्चर में कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम एक लेक्चर देंगे या 2 लेक्चर में हम सिर्फ आपके डाउट्स लेंगे, जो आप डीपीपी प्रैक्टिस करोगे उसके डाउट्स हम लेंगे अगले 1 या 2 लेक्चर के लिए। सभी को समझ में आई ये वाली चीज? यस सर। यस Yes, सर। sir. प्लीज मेक श्योर आप अगले लेक्चर से पहले जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो डीपीपीस के उतने करो, जितने कर पाओ उतने बढ़िया, जितने नहीं होंगे तो डाउट हो जाएगा, हम बता देंगे। क्या सबको समझ में आ रहा है? लेकिन Yes, sir. आपके सपोर्ट के बगैर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लोगों को सारा काम करना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं होंगे तो मैं बैठा हूँ, बाकी तो हम देख लेंगे। क्या सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके तो आई थिंक आज की क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। सभी ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोले। सर जो लास्ट चैप्टर की सारी डीपीपीज हैं सर, उसमें वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की सारी डीपीपी नहीं है क्या?
आई नीड टू सी बेटा, शायद होनी चाहिए वैसे, अगर नहीं होगी तो आई विल मेक इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट, आई जस्ट सी इट, अगर नहीं होगी तो मैं बना दूंगा। बाकी हमने सब And क्या sir- किया, जो पेपर जैसे एग्जाम हुए हैं उसमें लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस डाल ही दिए थे यूनिफॉर्म मोशन पे, बाकी स्टिल मैं देख लूंगा, मैं बना दूंगा अगर कुछ नहीं हुआ। ओके और कुछ? सर, कुछ मैंने सर जब डीपीपी सॉल्व कर रहा था सर, एक तो उसमें केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन मिला था सर, एक फिजिक्स बेटा की गलती से आ डीपीपी। गया था वो, एक्चुअली पुरानी डीपीपी थी ना, तो उस टाइम चेक नहीं हो पाई थी, तो वो गलती से आ जाती है, तो कभी कभार एक आध क्वेश्चन में हो जाता है, तो उसमें ज्यादा Okay, परेशान sir. मत ओके सर, तो थैंक यू सर। एक्चुअली कोड डालते हैं ना, तो कोड ऊपर नीचे हो गया ना एक आध वर्ड, तो उसकी Sir. वजह से कुछ। हाँ ओके बेटा, और कोई कुछ? ओके बेटा, हाँ कोई और कुछ डाउट है किसी का और? ओके, सो क्लास एंड करते हैं बेटा, ठीक है? Sir, thank गुड you, sir. इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। प्लीज डीपीपी प्रैक्टिस करते रहना सर। बाय, गुड नाइट।